नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा विशेष कार्यक्रम राजबाड़ा से रेसिडेंसी में। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अरविंद तिवारी जी। अरविंद जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार, सुन लीजिए। अरविंद जी, कमलनाथ की अगर हम बात करें तो हर शो में हमने उनके बारे में बात की है कि चुनाव के पहले भी वे काफी आशान्वित थे कि मध्य प्रदेश में सरकार उनकी बन रही है, और जी। चुनाव के बाद भी सारी चीजें साफ हो गई कि कमलनाथ का जो ओवर कॉन्फिडेंस था वो कहीं का नहीं रहा। क्या कहते हैं, जी, इसको लेकर पार्टी में उनके नेतृत्व को लेकर थोड़ी सी सुगबुगाहट है? निश्चित तौर पर एक तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सत्ता से बाहर होने और उसके बाद उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं उनने कहीं न कहीं कमलनाथ को लेकर चर्चाएं पार्टी में शुरू कर दी। जैसा मैंने लिखा है कि कमलनाथ की चूंकि पॉलिटिकल हाइट बहुत ज्यादा है, बहुत बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता है, इसलिए पार्टी के नेता खुलकर उन तक उनके लिए बोल नहीं पाते। लेकिन दिल्ली में मध्य प्रदेश के नेताओं ने कमलनाथ को लेकर अपनी नाराजगी दर्शाना शुरू कर दी है। दो मुद्दे उनके प्रमुख है। एक तो उनका कहना है कि सरकार जिस तरह से गई, कमलनाथ जो कि मैनेजमेंट के मास्टर माने जाते हैं, अगर इतने ही मैनेजमेंट के वो मास्टर हैं तो सरकार को मध्य प्रदेश में बचाया जा सकता था। जो नाराज थे वो कांग्रेस के विधायक थे, और यदि हम अपनी पार्टी के विधायकों की नाराजगी दूर नहीं कर पाए तो एक ये बड़ा दुखद पहलू है। दूसरा, उपचुनाव को लेकर कमलनाथ के बड़े दावे थे कि उपचुनाव में कांग्रेस मध्य प्रदेश में 20 से 22 सीटें जीत रही है, 18 से 19 सीट तो हम हर हालत में जीतेंगे और मध्य प्रदेश में हमारी सरकार फिर बनेगी। तो पार्टी के नेताओं का कहना है कि भाई इतने आत्मविश्वास का आखिर उनके कारण क्या था और ये विफल कहाँ रहे। तो ये बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर दिल्ली में सुगबुगाहट शुरू हो गई है। जैसा मैंने आपसे कहा कि मध्य प्रदेश में तो चूंकि उनकी राजनीतिक हाइट बहुत ज्यादा है, और लेकिन मध्य प्रदेश के वे तमाम नेता जो जिन्हें पार्टी के सत्ता से बाहर होने का दुख है, जिन्हें उपचुनाव में आशातीत सफलता नहीं मिलने का अफसोस है, वो अब केंद्रीय नेतृत्व के सामने अपनी बात रखने लगे। कमलनाथ की बात आपने कही और उनके कॉन्फिडेंस को लेकर मुझे लगता है कि हमने 2-3 शो में चुनाव के पहले डिस्कस भी किया था। बिल्कुल। और आपने बिल्कुल। जब कमलनाथ का इंटरव्यू किया था तब भी कमलनाथ काफी आशान्वित दिख रहे थे कि वे जी। 18 से 20 सीटें जीत रहे हैं। बहरहाल फैसला आ चुका, कांग्रेस की दुर्गति हुई है इस चुनाव में। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर मध्य प्रदेश में स्थापित होने की कोशिश में कामयाब हुए हैं, पर उनके कुछ समर्थक, चाहे वो प्रमोद टंडन हो और अन्य कई नाम भी हैं ऐसे, जो अभी भी इस उम्मीद में लगाए बैठे हैं कि कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे, ऐसा कहीं ना कहीं उनको मजबूती प्रदान करेंगे। उसको लेकर कुछ कहना है आपका? बिल्कुल। सिंधिया समर्थक जो विधायक है वो तो अब संतुष्ट हैं, और जो विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाए सिंधिया के समर्थन के बावजूद, उन्हें सिंधिया निगम मंडल में अलग अलग स्थिति दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और उम्मीद है कि उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका निगम मंडल में मिल जाएगी। लेकिन जिन लोगों ने सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, जो विधायक नहीं है, वो अब अपनी भूमिका को लेकर चिंतित होने लगे हैं कि आखिर हमें क्या भूमिका मिलेगी या हमारी सुध ज्योतिरादित्य सिंधिया कब लेंगे। एक बड़ा वर्ग है पार्टी का इन विधायकों के अलावा जिन्होंने उस समय अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता न करते हुए सिंधिया का साथ दिया था। प्रमोद टंडन है, राजन भारती है, के सिंह कालूखेड़ा है, विजेंद्र सिंह माला हेड़ा है, मुकेश काला है, परमजीत सिंह नारंग है, ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने, विपिन खुजनेरी है, जिन्होंने उस समय अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता न करते हुए सिंधिया का साथ दिया था। तो इनकी चिंता है, सिंधिया के खेमे में इन लोगों के बीच सुगबुगाहट है कि आखिर इनकी कब सुध ली जाएगी, इन्हें कब मौका मिलेगा। ये भी सब पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, और इन्हें भी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं अब चूंकि सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के नेता और ये उनके साथ भारतीय जनता पार्टी में है, इसलिए कहीं ना कहीं इन्हें भी मौका मिलेगा। इनकी चिंता इस बात को लेकर, इसीलिए ये सारे नेता कोशिश कर रहे हैं। और स्वाभाविक है कि अपेक्षा रहती है, जब अभी तक तो उपचुनाव थे, उपचुनाव के नतीजे बहुत बढ़िया रहे हैं, सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी में वजन मिलने लगा है, ऐसी स्थिति में इन समर्थकों का आशान्वित होना बिल्कुल वाजिब माना जाना चाहिए। कांग्रेस के एक नेता के अपने महिला मित्र के साथ एक साल में 2000 से ज्यादा बार संवाद काफी चर्चा में है और केंद्रीय एजेंसी की निगरानी में भी आ गए हैं। उसको लेकर क्या कहते हैं? केंद्रीय एजेंसी के दस्तावेजों में यह खुलासा हो चुका है कि मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता बड़े जिम्मेदार पद पे जो रहे हैं, उन्होंने 2018 से 2019 के बीच में करीब 2000 से ज्यादा बार अपनी एक महिला मित्र से बात की। ये तो स्पष्ट हो गया है। अब कांग्रेस के नेता और सत्ता पक्ष के नेता इस बात की खोजबीन में लगे कि आखिर वो नेता कौन है, और उनकी रुचि नेता कौन इस ज्यादा यह जानने में लगी हुई है कि उनकी वो महिला मित्र कौन है जिससे दिन में औसत उन्होंने एक दिन में औसत 6 बार बात की। और एक जिम्मेदार पद पर बैठे नेता का अपनी महिला मित्र से एक दिन में 6 बार बात करना, मतलब वो संदेह तो खड़ा करता ही है कि आखिर क्या
कारण रहे होंगे। तो बड़ी चर्चा है इसकी, बड़ी चर्चा है, खोज परख में लगे हुए हैं। और अपने हर शो में आपको बताऊं कि मैं एक सवाल अपने दर्शकों के लिए भी छोड़ता हूं। तो इस बार भी मैंने दर्शकों के लिए ये सवाल भी छोड़ा कि आप लोग भी पता कीजिए कि आखिर ये नेता और उनकी महिला मित्र कौन है। सही बात है, ये कहना बिल्कुल सही है। इस तरह के जब हम कई बार शोज करते आए हैं तो अरविंद जी शो के अंत में अपनी खोजी पत्रकारिता के साथ एक सवाल आपके लिए भी छोड़ते हैं कि आप पता कीजिए कि इस खबर के पीछे का मजमून क्या है, इस खबर के पीछे कौन है। बहरहाल अरविंद जी, आरएसएस का मुख्यालय जो है इंदौर का मुख्यालय नारायणबाग रामबाग क्षेत्र में क्या आने की चर्चा चल रही है, उसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? सुनील जी, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपके ही गृह क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रांतीय कार्यालय आ रहा है। और ये जो है एक बड़ा भव्य कार्यालय होगा। संघ का जो प्लानिंग है ये बहुत बड़ा एक भूखंड संघ के पास इस क्षेत्र में है। और उसमें एक 10,000 स्क्वायर फीट एरिया में 35,000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन करके एक भव्य प्रांतीय कार्यालय संघ यहाँ बनाने जा रहा है। और मतलब संघ के प्रति लोगों का समर्पण देखिए कि इस कार्यालय के निर्माण के लिए संघ के जो निष्ठावान लोग हैं वो मुक्त हस्त से दान कर रहे हैं। खूब संघ ने भी तय किया है कि हम अपने जो स्वयंसेवक हैं, संघ के प्रति जिन लोगों की आस्था है, हम उन्हीं से इस कार्यालय के लिए सहयोग करेंगे। करीब 8 करोड़ रुपए का खर्च इस कार्यालय के निर्माण में होना है। और इसके लिए संघ के जो महत्वपूर्ण दायित्ववान लोग हैं, जो पदाधिकारी है, वो कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं, उन्हें पूरा प्रोजेक्ट बता रहे हैं और उनसे मदद की गुहार कर रहे हैं। और मदद उनको मुफ्त हस्त से मिल रही है, काफी अच्छी मदद मिल रही है। और मतलब गुरुजी सेवा न्यास के बाद संघ का ये इंदौर में दूसरा ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो एक भव्य कार्यालय, संघ का प्रांतीय कार्यालय इंदौर में स्थापित हो। सही कहना। गुरुजी सेवा न्यास के बारे में भी अगर सही मायने में देखा जाए तो काफी अच्छा काम हो रहा है। आम आदमी के लिए बहुत सारी वहां पर सुविधाएं जुटाई जा रही है और विशेष तौर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफी ध्यान वहां रखा जा रहा है और काफी विशाल पैमाने पर वहां निर्माण कार्य चल रहा है। अरविंद जी, जब कांग्रेस की सरकार थी तो विनय वाकलीवाल हर दूसरे दिन भोपाल हुआ करते थे। उनकी पूछ परख काफी अलग थी, कमलनाथ के काफी नजदीकी माने जाते हैं। इस समय शहर अध्यक्ष होने की वजह से अब जब नगर पालिका चुनाव का आगाज हो चुका है तो फिर उनकी पूछ परख बढ़ गई है। बिल्कुल आपने सुनील जी सही कहा। मैंने तो ये लिखा है कि कई ऐसे मौके हमने कांग्रेस सरकार में के दौर में देखे कि जब विनय वाकलीवाल एक दिन में 2 बार भोपाल जाते थे। मतलब उससे उनके वजन का एहसास होता है कि कमलनाथ क्या उनकी कितनी वैल्यू थी। और उस दौर को भी हमने देखा है जब इंदौर में कमलनाथ के प्रतिनिधि के रूप में विनय वाकलीवाल की ही पहचाने जाते थे, बाकी सारे नेता गौण हो गए। अब भले ही कांग्रेस सरकार में नहीं है, लेकिन कमलनाथ चूंकि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है, नगरीय निकाय के चुनाव होना है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में तो यह स्पष्ट है कि विनय वाकलीवाल कमलनाथ के इंदौर में खास सिपा सलार है। तो कांग्रेस भले ही उपचुनाव में बुरी तरह हारी हो, लेकिन अभी भी कांग्रेस के नगरीय निकाय में कांग्रेस के टिकट को लेकर कार्यकर्ताओं में बड़ी उत्साह है। और महापौर का टिकट हो, नगर पालिका अध्यक्ष का टिकट हो या पार्षद का टिकट हो, उसके लिए कांग्रेस के नेता अभी से सहारा ढूंढने लगे हैं कि आखिर किसकी सीढ़ी के सहारे हमारी नैया पार लग सकती है। तो इसलिए मैंने कहा कि विनय वाकलीवाल किस्मत वाले हैं कि सरकार जब कांग्रेस की थी तो कमलनाथ के खास सिपा सलार माने जाते थे और उनकी पूछ परख की। अभी भले ही सरकार नहीं है, लेकिन चूंकि नगरीय निकाय के चुनाव होना है, इसलिए मालवा निमाड़ के कई कांग्रेसी आज भी आपको विनय वाकलीवाल के इर्द गिर्द दिख जाते हैं। उन्हें उम्मीद है कि हमें टिकट के मामले में विनय वाकलीवाल मदद करेंगे। एम गोपाल रेड्डी इंदौर के पूर्व कलेक्टर, प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव रह चुके हैं। वे कहीं न कहीं किसी विपदा में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, एम गोपाल रेड्डी इंदौर के कलेक्टर रहे, मध्य प्रदेश के जनसंपर्क के संचालक रहे और कई महत्वपूर्ण भूमिकाओं में वो लंबे समय तक रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासन में उन्हें कभी तवज्जो नहीं मिली थी। कांग्रेस की जब सरकार बनी थी तो उन्हें, चूंकि वो छिंदवाड़ा में कलेक्टर रह चुके थे, उन्हें बड़ी अहम भूमिका में लाया गया था। और जल संसाधन और नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण जैसे महत्वपूर्ण विभाग उनके पास थे। जनसंपर्क में भी वो कहीं रहे और कहीं ना कहीं इस पूरे दौर में 15 महीने के कांग्रेस शासन में एम गोपाल रेड्डी कांग्रेस के फंड राइजर की भूमिका में भी रहे। इसीलिए उनको जल संसाधन और नर्मदा घाटी विकास जैसे विभाग सौंपे गए थे, क्योंकि फंड राइज करने की दिशा में ये विभाग बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं। लेकिन इन विभागों में रहते हुए, चाहे वो जनसंपर्क हो या जल संसाधन हो या नर्मदा घाटी विकास हो, एम गोपाल रेड्डी ने जिस तरीके से मुकेश श्रीवास्तव और अनिल जैन को उपकृत किया, खासकर
विभाग के कामकाज के प्रचार प्रसार के मामले में, और ऐसा भी कहा जाता है कि इनमें से बहुत सा काम तो केवल कागजों पर हुआ है। और एक प्रधानमंत्री सचिवालय को एक शिकायत हुई थी मुकेश श्रीवास्तव के खिलाफ। उसके बाद आपको ध्यान होगा तो कुछ दिनों पहले मुकेश श्रीवास्तव के यहाँ से केंद्रीय एजेंसियों की रेड भी हुई है। रेड भी हुई है। तो ये जो घटनाक्रम है, ये कहीं ना कहीं कुछ दस्तावेज भी हासिल केंद्रीय एजेंसियों ने किए। अब भले ही एम गोपाल रेड्डी कुछ समय मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव रहने के बाद सेवानिवृत्त हो गए हों, लेकिन परेशानी उनका पीछा नहीं छोड़ रही। एडीजी रहे एसडब्ल्यू नकवी जो है, उनका दलदला काफी रहा है। कई मौकों पर आपने लिखा है कि डीजीपी से भी ज्यादा ताकत और है। तो क्या कहते हैं उनके बारे में? देखिए, सत्ता में बदलाव के साथ हर बार ऐसा होता है कि कुछ अधिकारी पावरफुल हो जाते हैं और कुछ अधिकारी पावरलेस हो जाते हैं, लूप लाइन में डाल दिए जाते हैं। एडीजी एडब्ल्यू नकवी भी जो है, उनका बड़ा शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। फील्ड में कई महत्वपूर्ण पोस्टिंग्स उन्होंने पाई है, सेंट्रल में डिप्यूटेशन पे भी बड़ी अहम भूमिका में रहे। और कांग्रेस के दौर में एडीजी प्रशासन और एडीजी एडमिन जैसी महत्वपूर्ण शाखाओं के वो प्रभारी रहे हैं। बड़ी महत्वपूर्ण शाखा मानी जाती है प्रशासन, और इंटेलिजेंस जो है वो पुलिस की बड़ी महत्वपूर्ण शाखा मानी जाती है। और हमने कई मौके ऐसे देखे हैं जब डीजीपी से ज्यादा पुलिस मुख्यालय में नकवी वजनदार दिखे। लेकिन सत्ता के दौर में जो बदलाव आया, उसके बाद नकवी लूप लाइन में है। और मुझे ऐसा नहीं लगता आने वाले समय में कोई ऐसी स्थिति बनने वाली है कि लूप लाइन से वो बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि तो उन पर जैसे कहा जाता है ना, ठप्पा लग गया है। कांग्रेस का एक ठप्पा सा लग गया है, क्योंकि कांग्रेस के दौर में वो बड़ी अहम भूमिका में रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि वर्तमान सरकार में उनका जो है, हालांकि शिवराज सिंह चौहान का जो पिछला कार्यकाल था उसमें वो कई जगह महत्वपूर्ण भूमिकाओं में रहे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस दौर में एडब्ल्यू नकवी जो एडीजी हैं अभी, उन्हें कहीं कोई उनकी पदस्थापना में कोई बदलाव होगा या उन्हें कोई महत्वपूर्ण भूमिका दी जाएगी। इंदौर में एसपी रहे संजीव शमी हमेशा एक दमदार अफसर के तौर पर जाने जाते हैं। चाहे इंदौर में पुलिस साइकिलिंग की बात हो, पुलिस साइकिल पर की शुरुआत भी उन्होंने की, या पुलिस वालों से डोमिनेशन मार्च कराने की बात हो, ऐसे तमाम सारे उदाहरण उनके बारे में कहे जाते हैं। और इस समय वे एडीजी चयन के पद पर हैं पुलिस मुख्यालय में। उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण है, उसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, संजीव शमी के बारे में आपको बड़ा स्पष्ट मालूम है। आपने कहा है कि जिस पद पर रहते हैं उनका एक अलग रुतबा दिखता है। इंदौर में जब थे तो उन्होंने इंदौर के दिग्गज नेताओं को एहसास करा दिया था कि एसएसपी या एसपी कौन होता है, डीआईजी कौन होता है। इन दिनों वो पुलिस मुख्यालय की चयन शाखा के एडीजी हैं। वो बड़ी महत्वपूर्ण शाखा मानी जाती है, क्योंकि जितनी नई भर्तियां आने वाले समय में पुलिस में होना है, उसमें कहीं ना कहीं एडीजी चयन की बड़ी अहम भूमिका रहती है। और इन भर्तियों में हमेशा पुलिस विभाग का बहुत बड़ा पैसा खर्च होता है। लिखित परीक्षा के बाद, लिखित परीक्षा तो व्यापम कर लेता है, लेकिन लिखित परीक्षा के बाद जो बाकी परीक्षाएं होती है, फिजिकल टेस्ट होते हैं अन्य, उसमें पुलिस विभाग का काफी पैसा खर्च होता है। तो अनुभव यहाँ भी बोला। और संजीव शमी ने जो है व्यापम से कुछ इस तरह का तालमेल जमाया कि आपको जब पुलिस भर्ती में जो शामिल हो रहे हैं उनसे जब इतनी भारी फीस मिल रही है, तो उसका कुछ हिस्सा आप पुलिस को भी दीजिए, ताकि हम भर्ती की जो पूरी प्रक्रिया है, आप तो एक पार्ट करेंगे, लिखित परीक्षा का पार्ट व्यापम करेगा, लेकिन उसके आगे की जो व्यवस्था है, उसके आगे की जो प्रक्रिया है, उनको पूर्ण रूप देने में जो आर्थिक व्यवस्था करना होती है, उसका रास्ता निकाल लिया। मतलब कुल मिला के मेरा कहने का आशय ये कि पुलिस विभाग पर बोझ नहीं आना है इन भर्तियों का, और इन पे जो खर्चा होना है उसको जुटाने की व्यवस्था संजीव शमी ने कर ली। अरविंद जी, इंदौर में 9 थाने के टीआई बदल दिए गए हैं। अब सोचने का विषय ये है कि इसमें चली किसकी? तुलसी सिलावट जी की चली है, आईजी साहब की चली है, डीआईजी साहब की चली? बिल्कुल, ये जो 9 थानों में बदलाव हुआ है टीआई इंदौर में, आपको मालूम है सुनील जी कि इंदौर के थानों में टीआई की पदस्थापना में बदलाव कितना भारी काम है। पता है, इंदौर में हर समय 1 दर्जन से ज्यादा दावेदार तो इस बात के लिए तैयार रहते हैं कि उन्हें महत्वपूर्ण थाने मिल जाए। 8-10 ऐसे लोग तैयार रहते हैं जिनकी तैयारी इस बात को लेकर रहती है कि जब भी बदलाव हो हम किसे खो कर दें और उस महत्वपूर्ण थाने पर हम काबिज हो जाएं। इस बार जो बदलाव हुआ उसमें मुझे ऐसा लगता है कि तुलसी सिलावट भले ही अभी तक मंत्री नहीं बन पाए हैं, लेकिन उनका प्रभाव है, उनका दबाव है। और इस बार के जो बदलाव हैं उसमें मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा तुलसी सिलावट की चली है। संतोष दूधी को वो भंवरकुआ थाने पे लाने में कामयाब हो गए, अनिल सिंह चौहान को वो सांवेर ले जाने में कामयाब हो गए, कनाड़िया जो उनका क्षेत्र पड़ता है वहां राजीव सिंह भदौरिया को वो लेकर। तो पूरी जमावट जो है विधानसभा चुनाव में जिस तरह की मदद
अधिकारियों के माध्यम से तुलसी सिलावट को मिली है। उसके बाद जो जमावट अब हुई है वो मुझे लगता है कि इन सब में, चाहे वो आईजी योगेश देशमुख हो या हरिनारायण मिश्रा हो, इन सब की बजाय नई पदस्थापनाओं में तुलसी सिलावट की बहुत चली है। बातें राजनीति की हुई, बातें प्रशासन की हुई, लेकिन मीडिया की बातों के बिना ये शो अधूरा होता है। हालांकि भोपाल डीआईजी को लेकर हम बात नहीं कर पाए, उनकी पोस्टिंग को लेकर भी कुछ। हाँ, इरशाद वली जो है उनकी पदस्थापना में निकट भविष्य में बदलाव होने वाला है, बिल्कुल तय सा है इस बार बदलाव। और उन्हें रिप्लेस कौन करेगा इसकी बड़ी पुलिस महकमे में चर्चा है। सबसे ज्यादा संभावनाएं सचिन अतुलकर में देखी जा रही हैं। उन्हें कुछ समय पहले भी डीजीपी भोपाल का एसएसपी या डीआईजी बनाना चाहते थे, लेकिन वो तब सफल नहीं हुए थे। मुझे लगता है कि अब बदलाव के दौर में जो है सचिन अतुलकर को मौका मिल सकता है। वैसे सचिन अतुलकर का दावा इंदौर के डीआईजी पद को लेकर भी। हाँ, वैसे भी इंदौर डीआईजी हरिनारायण मिश्रा जी जनवरी में प्रमोट हो रहे हैं, आईजी बन रहे हैं जनवरी में नई पदस्थापना होना है। नई पदस्थापना होना है, तो निश्चित तौर पर इंदौर में भी नए डीआईजी की जरूरत पड़ेगी। बहरहाल अरविंद जी, चलते चलते बातें मीडिया जगत की नहीं करेंगे तो शो अधूरा होता है, और जो जानकारी मीडिया जगत की आपके पास होती है वो शायद ही किसी अन्य के पास होती है। जी सुनील जी, 2-3 बड़ी खबरें हैं इस बार मीडिया क्षेत्र से। एक तो लक्ष्मी पंत, जिन्हें सुधीर अग्रवाल लंबे समय से कोशिश में लगे हुए थे कि भोपाल लाया जाए और वो नेशनल हेड की भूमिका में या किसी अन्य बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में दैनिक भास्कर समूह में रहे। पर चूंकि कई कारणों से लक्ष्मी पंत जयपुर छोड़ना नहीं चाहते, तो मुझ तक जो सूचनाएं पहुंच रही उसके मुताबिक लक्ष्मी पंत जो है उन्हें या तो जयपुर में ही रखा जाएगा या फिर चंडीगढ़ में रखते हुए 3-4 राज्यों का प्रभारी बनाया जाएगा। हालांकि इसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान शामिल नहीं रहेंगे, लेकिन उन्हें उनकी भूमिका मतलब उनका जो कामकाज है भास्कर समूह में उसका सम्मान करते हुए, भले ही वो भोपाल नहीं आना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें उनकी भूमिका में बदलाव करते हुए उन्हें महत्वपूर्ण जवाबदारी सौंपी जा रही है। दूसरा मुद्दा है कि अवनीश जैन दैनिक भास्कर के स्टेट एडिटर हैं, लेकिन जिस तरह का नकारात्मक रवैया उनका सदैव रहता है, तो भास्कर प्रबंधन ने अब उन्हें, भले ही वो स्टेट एडिटर हैं, लेकिन उन्हें दैनिक भास्कर इंदौर के कामकाज से जो है में दखल नहीं देने के निर्देश दिए हैं। तीसरा मामला है नई दुनिया का। यहाँ काफी बदलाव पिछले दिनों में हुए हैं, और सदगुरु शरण अवस्थी जो नई दुनिया के संपादक है, उन्होंने पिछले दिनों अखबार के संपादकीय विभाग के जितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें बड़े पैमाने पर बदलाव करवाया, संशोधन करवाया। और मुझे लगता है इसके पीछे उनका मकसद उन तमाम लोगों को ग्रुप से बाहर करना था जो या तो दफ्तर नहीं आ रहे हैं या जो अब महत्वपूर्ण भूमिका में नहीं रहे हैं, उन्हें इन ग्रुप से अलग करना था। रणवीर कंग और लखन शर्मा जो हैं वो दोनों पत्रिका और न्यूज टुडे के महत्वपूर्ण स्तंभ रहे हैं, वो अब खुलासा फर्स्ट की टीम में आ गए हैं। मुकेश तिवारी ने खुलासा फर्स्ट की टीम से दूरी बना ली है, और न्यूज वर्ल्ड जो कि डिजियाना समूह का ही जो है सैटेलाइट चैनल है, उसको उसके कलेवर में बदलाव हो रहा है। जल्दी ही आपको न्यूज वर्ल्ड जो है वो नए कलेवर के साथ दिखेगा। तो वरिष्ठ पत्रकार अरविंद तिवारी जी के साथ हम मीडिया जगत की बात कर रहे थे, हम राजनीति के क्षेत्र की बात कर रहे थे और प्रशासन के क्षेत्र की बात कर रहे थे। एक अकेला शो ऐसा है राजवाड़ा से रेसिडेंसी, जो पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस शो के माध्यम से आदमी अपनी जिज्ञासाओं को शांत करता है, खबरों के पीछे की खबर क्या उस पर बात करता है, उसकी जानकारी उसको मिलती है। और ये सब कुछ कमाल करते हैं अरविंद तिवारी, जिनकी लंबी प्रशासनिक, राजनीतिक और मीडिया जगत की जो पकड़ है उसका ही परिणाम है इस शो की सार्थकता और सफलता। बहरहाल अरविंद जी, आज के इस कार्यक्रम में आपने बहुत सारी रोचक और उम्दा जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुनील जी। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी और अरविंद तिवारी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।